चालू कर दो। हो गया। चैप्टर नंबर 4 के सॉल्यूशंस है। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के आज आईएमपी सबको वैसे पीडीएफ जो थी ग्रुप्स में डल गई थी बहुत पहले, आज इनका सॉल्यूशंस हम करवाते हैं आपको। और ये सारे वही पीडीएफ्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या तो आने की गुंजाइश है इनकी। ठीक है, पूरी संभावनाएं हैं प्रश्नों की। वो प्रश्न हम आपको करवा ही नहीं रहे हैं जो नहीं आने जैसे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको बहुत पहले ग्रुप में मिल गई थी। इसको आज शुरू करते हैं और इसकी एक चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले इसके 4 लेक्चर्स में 5 लेक्चर्स में हमने इसके सारा चैप्टर्स पूरा कवर करा था। अगर नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज इस चैप्टर में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे एकदम। देखो, एमपी बोर्ड का है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 4 है और क्या है? द्विघात समीकरण है। कितने घात है? द्विघात समीकरण है। अच्छा, द्विघात के अलावा एक चीज और है जो आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें, वो है त्रिघात समीकरण। बहुत छोटा सा पोर्शन इसका जो है इसमें टच करा गया है, पर हाँ हमें जानना जरूरी है। अब जब घात के बारे में बात हो रही है, जब इसमें ही लिखा है घात और द्वि, द्वि मतलब तो 2 होता है, घात मतलब होता है पावर। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे और समीकरण इक्वेशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पूछ के इंट्रोडक्शन की तरफ लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट हैं ऐसे जो याद रखने हैं, या फिर बेसिक्स पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, या तो आईएमपी पॉइंट क्या बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक काम करें, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं कि हम जब भी बात करते हैं समीकरण की, देखिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है हिंदी की, तो आप में से कोई भी कमेंट नहीं करेगा इस चीज पे। ठीक है, मैंने बोला समीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना है? तो हमने बोला चैप्टर नंबर ये 4 है। ठीक, 5-7 नंबर का चैप्टर है आपका ये। इसमें जो हमें पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है? हमें 2 चीजें पढ़नी है। तो एक हमें पढ़नी है यहाँ पे, और एक बहुत छोटा सा पोर्शन टच करना, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ जो हमें मेजर पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा द्विघात समीकरणों के बारे में। द्विघात समीकरणों के बारे में, समीकरण इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या विधियां होने वाली, क्या निकालना है, वो सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है, अच्छा, द्विघात के साथ में एक और चीज जो हमें पढ़नी है वो है त्रिघात समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ना है? तो त्रिघात समीकरण। ठीक है, बहुत छोटा पोर्शन हमें टच करना है त्रिघात में, इसलिए हमने इसको नीचे लिखा है। जो मेन हमें टच करना है पॉइंट, वो यहाँ पर है, इस जगह पर। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे ही हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की, काय की बात करते हैं? द्विघात समीकरण की। तो इसमें जो हमें पॉइंट याद रखने होते हैं, पहला जो पॉइंट है कि बेसिक से जो बनेगा, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए, आप आईएमपी नोट लगा के लिखें इस चीज को, दोनों के मध्य में लिख लें नोट लगा के, और इस बात को याद रखें कि हमेशा याद रखना कि घात बराबर होते हैं, इस चीज को याद रखना, मूलों की संख्या कितने संख्या के मूल निकलेंगे, काय पे निर्भर करेगा? तो ये काय पे निर्भर करेगा? तो घात पे निर्भर करेगा। ठीक है जी, इस चीज को डब्बा लगा दो और आईएमपी डाल दो इस पे नोट। आप इस पे क्या करें? आईएमपी नोट लगा दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2025। ठीक है, घात बराबर मूल्यों की संख्या, यानी कि
यानी कि इस बात से हम इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि भाई द्विघात में कितने घात होती है, अधिकतम घात कितनी होगी, तो 2 होगी, और अधिकतम 2 घात होगी तो द्विघात समीकरण के मूल्य कितने आएंगे, 2 निकल के आएंगे। हाँ है ना। त्रिघात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें त्रिघात की अगर हम बात करते हैं, त्रिघात में अधिकतम कितनी होगी, तो आप बोलोगे अधिकतम घात 3 होगी। अधिकतम घात 3 होने की वजह से इसमें जो इसके मूल्य निकल के आएंगे, कितने निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है कि घात बराबर होती है मूल्यों की संख्या। अगर घात 2 है तो 2 मूल्य निकलेंगे, अगर 3 है तो 3 मूल्य निकलेंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ तक का हमारा जो ऊपर टच करने का हमारा था। अब आपको डिटेल में समझाता हूँ द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, किस खेत की मूली है, क्या बला है ये द्विघात समीकरण, इसे समझाता हूँ आपको। देखिए द्विघात समीकरण है ना, यहां से शुरू होता है, वहां से आपका 1 नंबर पक्का है, याद रखना। द्विघात समीकरण, ठीक बात है ना। अब देखो जैसे ही हमारे पास में द्विघात आती है तो हमें पहली बात तो समझनी पड़ेगी, घात हमने जो कि समझ ली, इससे निकल रहे हैं मूल। क्या निकल रहे हैं, मूल निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें यार घात देखनी थी, तो घात हम देख चुके हैं, घात मैं आपको बता चुका कि क्या है। ठीक है, घात बराबर क्या होता है, तो आपने बोला था मूल होता है। क्या होता है, मूल होता है। अच्छा मूल क्या होता है, मूल्य निकलेगा कैसे, तो मूल्य निकालने की 2 विधि। देखो यहीं पर आपको बता देता हूँ डायग्राम से, छोटा डायग्राम से। ठीक है, एक होती है सूत्र विधि, सूत्र विधि। ठीक है, यहीं पे देख लो, अभी जब क्वेश्चन हल करवाएंगे वहां पर और अच्छे समझ में आएगा। एक होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, एक होती है सूत्र विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। सूत्र विधि क्या है और गुणनखंड विधि क्या है, दोनों का अभी फर्क समझाता हूँ। पहले सूत्र विधि का सूत्र आप लिख लें। ठीक है जी, तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है, देखिए देखो ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। ठीक है जी, ये क्या होता है, ये सूत्र होता है, और एक गुणनखंड विधि अलग होती है। ठीक, यहां तक हमने ये चीज समझ ली कि यार जो मूल्य थे, मूल्य निकालने तो हमें आ गए, पर अगर कोई संख्या है, कुछ निकल रहा है तो उसकी कुछ प्रकृति भी होगी। तो मूल्यों की प्रकृति समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक पॉइंट, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं बात करूंगा कि आप मुझे मूल्यों की प्रकृति, मूल्यों की प्रकृति, ठीक है, ये कैसे पता चलेगी हमें, तो ये पता चलती है हमें बाबू डी से। बराबर में लगा देता हूँ डी, डी को ही हम क्या बोलते हैं, तो इसको विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है जी, विविक्त कर, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से ही ये डी आया है, DTER नेंट। यही डिटर्मिनेंट के डी से डी फॉर डॉग नहीं होता मैथ्स में, डी फॉर डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही ए फॉर एप्पल नहीं होता है, ए फॉर अल्फा होता है मैथ्स के अंदर। ठीक, तो ऐसे ही डी फॉर क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। इस चीज को याद रखेंगे, विविक्त कर बोलते हैं। यही विविक्त कर हमें क्या बताता है, यही जो विविक्त कर है वो हमें बताता है, एक सेकंड रुको, पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। यही विविक्त कर हमें क्या बताता है, तो ये बताता है मूल्यों की प्रकृति। क्या बताएगा, मूल्यों की प्रकृति बताएगा। ठीक है, अच्छा मूल्यों की प्रकृति कैसे बताएगा, तो देखो जब भी हमें कुछ एक समीकरण दिया जाता है, जब भी हम उसका विविक्त कर निकालते हैं, और विविक्त कर कैसे निकालते, तो एक चीज यहाँ नोट कर लो आप, लिखो डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वो फॉर्मूला है जो कि विविक्त कर का है, और इसे भी आप क्या करें, एक डब्बा लगाएं और इसे में आप क्या करें, IMP लिख दें।
IMP, एक सेकेंड, इसे भी आप IMP लिख दें, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट है, एक नंबर में यही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से आपको चीजें समझना पड़ेगी कि भाई मूल्यों की हम जब प्रकृति की बात कर रहे हैं तो कैसे हम प्रकृति बताएंगे उनकी। तो D का कुछ मान आएगा, अब वो मान क्या आ रहा है वो भी तो अलग अलग मैटर है, वो भी तो अलग बात करने लायक चीज है। तो देखो क्या होता है कि D के जो भी मान आते हैं वो 3 तरीके के आते हैं। कितने तरीके के आएंगे? 3 तरीके के। पहला क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर पहला D बराबर में रख लेता हूँ कि 0 आ गया, ठीक। एक में क्या हो सकता है कि जो मेरा D है वो बड़ा होगा कैसे, 0 से, ये हो सकता है एक, और एक ये हो सकता है कि जो D का मान है वो D का मान जो होगा वो छोटा होगा कैसे, 0 से। 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी चीज की, 1, 2 और ये 3, सॉरी ये 3 ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती दिख रही हैं। देखिए जब भी D का बराबर मान 0 आएगा, ठीक है, और अगर आपको आयु वाली कोई संख्याएं आ गई, या तो आपको कोई लंबाई चौड़ाई नापने वाली संख्या आ गई, ऐसा कुछ प्रश्न आ गया, तो उसमें 0 के बाद हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। और बाकी ऐसे अगर बताऊं आपको 0 का मान क्या होता है, तो x के जहां 2 मान निकलने चाहिए, अगर D 0 आ जाता है तो द्विघात में 2 मान निकलेंगे, क्योंकि घात कितनी है, 2 है। विविक्त का 0 हो जाने से प्रॉब्लम ये बनती है कि समीकरण की जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आनी थी, वहां पे 1 आएगी, 1 ही आएगी। अब दोनों बार निकालोगे तो समान वैल्यू ही आएगी, और जाहिर सी बात है अगर D 0 से बड़ा है तो क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं आएंगी, 0 जैसे यहाँ छोटा है तो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, ठीक है। अलग अलग संख्याएं आती हैं इनमें, बस एक में क्या होती है, बराबर संख्याएं आती है। तो यहां तक ये था बेसिक, ये क्या था, बेसिक था। अगर यहां तक कुछ छूट रहा होगा, तो मैं आपको आगे क्वेश्चंस के साथ चलते हुए बता दूंगा, पर यहां तक ये फाउंडेशन था जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने हैं वैसे ही आपने अभी तक बेसिक्स नहीं करा हुआ। अगर बेसिक्स करा हुआ तो ठीक है, आप ये स्किप कर देना इतना, पर अगर नहीं करा तो इतना तो आपको जानना चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। अब आपको प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। गुणनखंड विधि मैंने आपको भी यहाँ टच नहीं करी है, ये जान करके टच नहीं करी गई है, क्योंकि इसको मैं अभी थोड़ा लेट लेके चलूंगा, आखिरी के प्रश्न के करूंगा, गुणनखंड विधि से करवाऊंगा। पहले आप सूत्र विधि से क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पर छूट रही हैं, मैं आपको जैसे जैसे प्रश्न अब आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको सारी चीजें क्या करता हूँ, सिखाते चला जाऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा जरूर से द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से, पर इसे मैं आपको सूत्र विधि से हल करवा रहा हूँ, ठीक है। गुणनखंड मैं आपको जब आगे सिखाऊंगा तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे, और वो वाले क्योंकि मैं गुणनखंड से करवाऊंगा तो वो आप सूत्र से कर दीजिएगा, ये मैं सूत्र से करा रहा हूँ, इसे गुणनखंड से आप कर दीजिएगा। क्योंकि गिनी चुने मैंने आपको 8 समीकरण दिए हैं, खुद से खुद 8 समीकरण के अंदर ही आपको पेपर बनेगा, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव से बने, चाहे वो आपका बड़े प्रश्न बने, इसके बाहर पेपर नहीं जाने वाला है, तो टेंशन लेना भी नहीं, ठीक है। प्रश्न को पहले समझ लो अच्छे से। मैंने बोला द्विघात, तो तुरंत एक चीज पकड़ो कि घात कितनी है, 2 है, तो मूल्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। फिर इसने बोला मूल्य यहाँ पे भी क्या करना है, क्या ज्ञात करना, तो मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसे ही मूल्य ज्ञात करना, तो मूल्यों की प्रकृति के लिए दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि विविक्त कर देखना पड़ेगा, हमें डी देखना पड़ेगा। डी का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, और फिर उसके भी 3 अलग अलग क्या है मान आ सकते हैं, या तो डी 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, ठीक। वो तीनों चीजें याद कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है, आती है, पूछी जाती है। अभी यहाँ पे जो आपको एक चीज मैंने नहीं पढ़ाई थी तो वो आपको मैं यहीं सिखा देता हूं, तो अब इस चीज को सीख लें, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने नहीं पढ़ा जिसे हम बोलते हैं मानक रूप, मानक रूप, ठीक है, बराबर। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, मानक रूप को ax² + bx + c = 0।
इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और जो जो चीज आपको बॉक्स से लगवाई जा रही है तो वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, आप उसको तैयार कर लें, ठीक है। नहीं तो बाद में ना बोलियो, है ना, फिर वो वैसे हाल होंगे आप लोगों पे कि आप पछतात हो का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, ऐसा ना हो। 22 का वो प्रश्न है, गुणनखंड विधि से करो चाहे ऐसे कर लो, जिससे आपकी मर्जी वैसे कर लो। सूत्र विधि से बताना ना मुझे, देखो सूत्र विधि से मैंने लिखा सूत्र विधि, ताकि आपको पता रहे कि किस विधि से हल हो रहा है और दोनों विधियों में फर्क क्या है, ठीक। सूत्र विधि, पहले जो भी समीकरण दिया है उसकी मानक रूप से आप क्या करेंगे, तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेंगे। काय का मान, ए का, बी का और सी का, इनके आप मान निकालेंगे। मैंने बोला ए का मान देखो कितना, तो आपने बोला ए का मान तो 2 है तुलना करने पे, बी का मान कितना तो -3 है, और सी का मान क्या है, तो सी का मान आप देखोगे तो 5 है, ठीक है। ये निकल गया एबीसी का मान। फिर मैंने आपको बोला कि सूत्र तो हमें पता है क्या होता है, तो आप बोलोगे x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a, यही होता है, हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, यही होता है। तो मैंने बोला जो x है -b, यहाँ पे कितना -3, -1 यहाँ पे भी पहले से है और b का जो मान है वो -3 है, यानी माइनस फॉर्मूला वाला बाहर और b का मान कितना है -3 है, प्लस माइनस ये दोनों ऊपर नीचे क्यों लगे, क्योंकि ये दो फॉर्मूले हैं। प्लस के लिए प्लस का फॉर्मूला अलग चलता है जो कि सेम रहता है, और एक माइनस के लिए माइनस फॉर्मूला अलग चलता है, ठीक है। दोनों कंबाइन करके एक साथ लगा दिया। यहां देखो क्या हुआ, बी स्क्वायर का अगर मैं बात करूंगा तो -3 का स्क्वायर है, ठीक है जी। -4 की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना है, 4 गुणा AC 2 गुणा 5, तो ये है 2 गुणा 5 बटे में 2a। देखो 2a का मतलब क्या है, तो a के साथ में गुणा कितना है 2, तो 2a का मान कितना 2 और फिर 2 और ऊपर से गुणा में है, तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा। एक एक चीज समझा रहा हूं क्योंकि पहला प्रश्न है, इसके बाद में सीधे सीधे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। x का अगर मैं मान देखो आप यहाँ पर, तो देखो तीनों -1 बाहर है एक अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 का है, 3 का स्क्वायर है मतलब 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 4 दूनी 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 40 बट्टे में क्या आ रहा है, तो अब बट्टे में बोलोगे नीचे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देखिए अगर प्रॉपर पूरी एक संख्या बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, जहां तक हल हो रहा है हमको वहां तक हल करके क्या कर देना है, छोड़ देना है, आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अगर निकल रहा है पूरी प्रॉपर एक संख्या पूर्णांक संख्या निकल रही तो ठीक है, नहीं निकल रही तो बाहर में जाओ, हमें इससे मतलब नहीं है, हमने तो सॉल्यूशन करा है, नहीं आ रहा वो आपका मैटर है, ठीक है। देखो ये कितना हो गया, x बराबर इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा अंदर 31, वो भी माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का 31 बट्टे में 4, तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको खूब से खूब आप 2 तरीके से और लिख सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। तो मूल्य की अगर बात करूंगा तो x के 2 मान निकलने चाहिए, पहला मान क्या निकलेगा, धनात्मक में निकल जाएगा माइनस का 31 बटे 4, एक ये निकल सकता है, दूसरा क्या निकलेगा ऋणात्मक में निकलेगा। जब मैंने यहाँ पे प्लस में लिया मूलांक और यहाँ मूल्य और यहाँ पे मैंने ऋणात्मक माइनस में लिया, माइनस के लिए यहाँ माइनस लग जाएगा 4, ठीक है। अच्छा ये मत करना कि इस माइनस को आप अंदर गुणा कर दो, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पे जो आंसर्स निकलेंगे वो यही निकलेंगे, एक ये है एक ये। अगर पूर्णांक संख्या निकले तो ठीक, नहीं निकले तो ठीक। पहला ही प्रश्न ऐसा डालने का मेरा यही मकसद था कि आपको चीजें मैं यहीं पे समझा दूं एक बार।
हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, करें इसे। देखो 21 और 23 में है वो प्रश्न है, मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, सूत्र विधि से ही हल करेंगे। सूत्र विधि से हल करने के लिए मानक रूप, मैंने बोला ए का मान क्या निकल रहा है, तो आप सीधे देखा, आपने बोला 2, बी का मान कितना निकल रहा है, तो आपने बोला -4, सी का मान कितना निकल रहा है, तो आपने बोला -3। इस हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो सबको पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac बटे 2a, यही होगा, हाँ या ना? फिर आप बोलोगे कि मान रख दो सर, हम मान रख देंगे, तो ये माइनस फॉर्मूले का बाहर b का जो मान है वो -4 है, ठीक है जी, प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4 का होल स्क्वेयर -4ac, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 एक माइनस यहाँ है और माइनस का 24 यानी प्लस का 24 ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2a, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 4। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम क्या करेंगे, स्पीड पकड़ेंगे। बोला था मैंने आपको कि क्या करना है, पहले 2-3 क्वेश्चन तो हम स्लो स्लो करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि आपको चीजें अब तक तो आपको चीजें ऐसी हो जानी चाहिए एकदम कि एकदम कोई नींद में उठा के पूछे तो बता पाए आप, ठीक है जी। 24/4, ठीक है, हाँ या ना? खत्म, ये प्लस हो जाएगा 4 चौके 16 और ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। करें इसे, देखो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस माइनस वर्गमूल, इसको देखोगे तो 4 6 4 10, 3 और 1 4, 40 बटे कितना 4। यहाँ पे आएगा मजा, देखो x को निकालने के लिए देखना, अभी आपने वर्गमूल में से पहले तो खैर मैंने आपको डिटेल क्लास थी उसमें सिखाया ही था, यहाँ और सिखा देता हूँ कि जब भी हमको वर्गमूल में से कुछ संख्या बाहर निकालनी होती है तो उसके अंदर गुणनखंड करते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैंने बोला 2 गुणा 2 गुणा 10, क्या मैं इस तरीके से 40 लिख सकता हूँ? आपने बोला बिल्कुल, कैसे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 40, ठीक है जी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और नीचे 4 तो चल ही रहा है, x बराबर यहाँ 4 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 10 अंदर रह जाएगा, तो बटे कितना 4। मतलब एक काम करो ना, इसमें से 2 और कॉमन ले लो, क्या कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं। मैंने बोला 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस माइनस यहाँ 2 था तो 2 तो बाहर सीधा, तो कितना बचेगा 1 बटे में कितना 4, ठीक है जी। इस 1 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि अगर इसी को मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊं तो ये जो बनेगा वो जाएगा 2 प्लस माइनस वर्गमूल 10 बटे 2, ठीक है जी। ये क्या हो गया, x का मान, पर x का मान हमें पता है कि हमें 2 बार लेना पड़ता है, एक का के लिए लेना पड़ता है हमें धनात्मक के लिए, एक लेना पड़ता है हमें ऋणात्मक के लिए, हाँ या ना? धनात्मक के लिए देखो क्या लेंगे, बीच में धनात्मक संख्या, तो x का जो मान आएगा मेरे पास में वो आएगा, ठीक है। और ऋणात्मक के लिए देखो आप, तो ऋणात्मक के लिए बस कुछ नहीं, जो धनात्मक का सियान था, जो योग का सियान था, वो कैसे ऋण के सियान से बदल जाएगा। तो ये वो बेसिक सी क्या है, तरीके हैं जो आपको पता होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, और इसे आपको अभी तक जो क्वेश्चंस हुए हैं वो मैंने कैसे करवा दी, सूत्र विधि से, अब कुछ गुणनखंड विधि से भी हम कर लेते हैं। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको बस प्रैक्टिस के लिए डला हुआ है, पर आप लोग कर लें कि करवा दूं मैं, चलो करवा देता हूं, आ जाओ। देखो गुणनखंड विधि सूत्र विधि से चल रहा है ना, देखो इसमें देखो तो a बराबर कितना है 6 है,
b बराबर क्या है तो -1 है, c बराबर क्या है तो -2 है। ठीक है, आपने बोला फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला में रखोगे तो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही होता है, हाँ है ना, आपने बोला यही होता है, चलो ठीक है। -b देखो माइनस फॉर्मूले वाला तो बाहर रहने दो, b का जो मान है वो -1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर करो माइनस 4ac 4 गुणा 6 गुणा -2 कितना होगा 4 गुणा 6 गुणा -2, ठीक है जी। और इसके पूरे के बटे में कितना चल रहा है, तो यहाँ पे कितना 2, यहाँ कितना 6, यानी 6 गुणा 2 नीचे चल रहा है। देख बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक एकदम, ज्यादा कुछ था ही नहीं। देखो माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस माइनस, आओ अब देखो अब कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 24 में से कितना जा रहा है, नहीं सॉरी, ये माइनस और ये माइनस, पहले तो इसको प्लस कर दो, ठीक है, फिर इसको करते हैं गुणा, तो चाहे तो ऐसे करो चाहे तो ऐसे कर दो। मैंने बोला 8 सिक्के 24 दूना 48, कितना हो गया 48, ठीक है, कितना हो गया 48, और नीचे कितना है 12, यानी x बराबर 1 प्लस माइनस वर्गमूल कितना हो गया ये, और नीचे कितना 12। हाँ यार बस तुम तो देखते जाओ, इसमें तो क्या करना भी नहीं है, वैसे तो मैं करवा रहा हूँ ताकि बहुत आप लोग कर लें, नहीं तो बाद में बोलोगे कि आपने करवाया नहीं। तो ये देखो याद रखना इस चीज को कि जब भी हम √49 लिखते तो इसका मतलब होता है 7, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 7, 7 7 49, तो मैं क्या वर्गमूल 49 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 7, ठीक है, क्योंकि 7 के पहाड़ में 7 बार में आता है वो, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 12, या क्या लिख सकता हूँ मैं 12, x बराबर प्लस माइनस 7 तो यहाँ से आ जाएगा, बटे कितना चल रहा है 12 चल ही रहा है, यानी इसको ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, नहीं ठीक है, एक काम करो आगे मत बढ़ाओ, अब यहाँ से 2 हिस्सों में हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, एक टूटेगा धनात्मक के लिए और एक जाएगा ऋणात्मक के लिए, ठीक है, धनात्मक के लिए एक ऋणात्मक के लिए, मैंने बोला ठीक है, धनात्मक के लिए देखो तो ये हो जाएगा 1 जमा 7 बटे 12, ठीक है, यानी कि ऊपर कितना हो रहा है 8 हो रहा है ना, 7 में 1 जोड़ दिया 8 बटे 12, और अगर आप 4 के पहाड़े से इसको काटना जानते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, क्योंकि 4 दूनी 8 दिया 12, ठीक है। इसको देखो तो x बराबर माइनस में आएगा बटे 7 बटे 12, x बराबर ऊपर हो रहा है 6 बटे 12, और अगर इसको आप काटना जानते हो तो ये हो रहा है 1 बटे 2, ठीक है। मूल्यों की संख्या कितनी आनी थी 2 आनी थी, मूल्यों की संख्या आई कितनी 2 आई, क्या क्या आई तो 2 बटे 3 और 1 बटे 2, ठीक, ये 2 क्या थे, ये 2 क्या थे मूल्य थे, ठीक है, ये थे प्रश्न। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि हम एक सेकंड को, अरे अभी बहुत है बहुत है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक मैंने आपको बता दिए कि हम सूत्र विधि से क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं चीजों को, ठीक है। पर यहां से थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखते जाना कि जब जब प्रश्न में आपको, और इस तरीके के प्रश्न आप गुणनखंड विधि से भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको अगर करना है तो या तो देखो अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें भी क्या होता है, सीधे वो आपसे पूछेगा, बोलेगा विविक्त कर इसमें बताओ याद करके, तो ऐसे प्रश्न वो ज्यादा देता है जहां अपरिमेय संख्या रहती है,
जहां पे भी अपरिमेय संख्या रहेगी वो आपको व्यक्त कर पूछेगा, या तो पूछेगा कि इसका मूल्य बताओ, दो तरीके से आएगा। तो सीधी सी बात है, इस प्रश्न को अगर मैं देखूं तो आपको मैं 3 चीजें बताता हूँ इसके अंदर निकाल के। देखो प्रश्न कैसे बनता है मैं बताता हूँ। ये ही सेम प्रश्न है, इसमें उसने बोल दिया मेरे को व्यक्त कर बताओ, मूल्य बताओ, ठीक है, और इसकी ही मैंने बोल दिया प्रकृति बताओ। मैंने बोला प्रकृति बताओ, 3 प्रश्न बना लिए मैंने यहीं से, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले मैं डी देखूंगा सर, तो मैंने बोला डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मानक रूप याद होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मानक रूप। मानक रूप, क्योंकि तुलना तो उसी से करेंगे हम। तो मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। तो आपने बोला सर मानक रूप तो हमें पता है, तो आपने बोला बस जब मानक रूप पता है तो ए बी सी का क्या करेंगे, तुलना करके मान निकाल लो। ए की हम तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ रहा है 2, बी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है माइनस वर्गमूल 5। ये माइनस अंदर नहीं है, ये बाहर है। जो बाहर माइनस है वो बाहर, जो अंदर है वो अंदर। रूट के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं जाता है, अगर जाता है तो क्या में जाता है, ब्रैकेट के अंदर जाता है। इस चीज को याद रखें, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है पर याद रखें। -1, खत्म बात, ये हो गया यहाँ तक। अब मैंने बोला सबसे पहले हम टारगेट काय को करेंगे, व्युत्क्रम कर को करेंगे। अब मैंने बोला ठीक बात है, ये तो हमें पता भी है कि क्या होता है, फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हाँ या ना। हमने बोला ठीक बात है, तो b का जो स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे कितना है माइनस का 5, मैं लिख देता हूँ, एक काम कर दो, वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा 2 गुणा -1, मैंने बोला 4 गुणा 2 गुणा माइनस का 1, खत्म बात। ये कितना हो जाएगा, तो d बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो इस वर्ग से ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस भी कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, हो जाएगा ये कितना 5। अरे ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5, ठीक बात। माइनस का ये माइनस, पर ये माइनस यहाँ पे एक है, एक ये है, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपस में उसको करोगे तो 4 दूना 8, ठीक बात। यानी जो डी का मान आया मेरे पास में, जो डी का मान आया मेरे पास में कितना है, 13 आया। क्या आया, 13 आया, खत्म बात। यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, विविक्त कर निकाल दिया। अब विविक्त कर में हमने देखा क्या, जो डी का जो मान आ रहा है भाई हमारे पास में, जो डी का मान आ रहा है, डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है, यानी कि जो मूल निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, मूल्य क्या निकलेंगे। तो आप जैसे ही देखते हो तो डी 0 से बड़ा है तो मूल्य निकलेंगे धनात्मक, हाँ या ना, ठीक बात है, धनात्मक निकलेंगे। हमने बोला ठीक बात है। अब मूल्यों की प्रकृति भी हमने जान ली कि भाई धनात्मक निकलेंगे। अब वो मूल्य कैसे निकाल लें, तो उसके लिए हमने बोला सीधा फॉर्मूला में लगाओ और आंसर लेके आओ। माइनस बी प्लस माइनस का कितना, देखो डी यहाँ से कितना निकल रहा है 13। एक चीज और सिखाता हूँ, यहाँ पे आओ, देखो मैंने लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2 है, ठीक। पर एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो एक ही नया फॉर्मूला अगर हम यहाँ चाहे तो बना सकते हैं, वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, ठीक। ये है क्वेश्चन करने का एक बेस्ट तरीका है ये वाला। पहले डी अलग से निकाल दो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा के फिर आगे सॉल्व कर दो। ऐसे में क्या होता है कि बोर्ड में आपका सॉल्यूशन की लेंथ देखी जाती है। सॉल्यूशन की जब आपकी लेंथ देखी जाएगी बोर्ड में, तो वहां पे ये सारी चीजें काम में आएंगी आपको, ठीक है। हम एक चीज याद रखना, हम कंपटीशन नहीं दे रहे हैं जहां पे हमको 2 लाइन में आंसर देना होता है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, तो पेपर को पेपर के हिसाब से करें, बड़ा बड़ा लिखें, फैला फैला के लिखें, जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में लिखें, ठीक है, वही करना है। देखो
अब हम सीधा इसको रख सकते हैं। अब हमें उतनी टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये b तो हमारे पास पहले से निकला हुआ है, बस b और a का मान रखना है। तो b का मान है कितना, फॉर्मूला का माइनस यही रखा रहने दो। d का मान कितना है, तो आपने बोला d का जो मान b का जो मान है वो माइनस का √5 ये है। मैंने बोला प्लस माइनस इसका कितना, तो वर्गमूल 13 तो है ही यहाँ पे, ठीक बात। एक ये हो गया और नीचे कितना 2a, a का कितना है 2 और 2 4 ही हो जाएगा, खत्म बात। करो इसे तो ये जाएगा x बराबर, इसको करोगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल का 5 प्लस माइनस 13 बटे कितना 4, खत्म। मैंने बोला 2 क्या करो, 2 हिस्सों में तोड़ो, एक पॉजिटिव में तोड़ देना, एक नेगेटिव में तोड़ देना, खत्म बात। ये हो जाएंगे इसके मूल्य। इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो और इसे हम अब मैं आपको बता देता हूं करके गुणनखंड विधि से। सूत्र विधि से मैंने आपको बहुत करवा दी, ठीक है। गुणनखंड विधि और शॉर्ट विधि है और बेस्ट विधियों में से एक मानी जाती है। अगर आपको जल्दी करना है तब डिस्क्रिप्टिव करना है, सूत्र विधि लगाइए, पहले उसको मानक रूप लिखिए, तुलना करिए, फिर आप उसका विभक्तकर निकालिए, विभक्तकर को पूरा आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर एक फॉर्मूला लगाइए, फिर पूरा उसको सॉल्व करिए, तो वो सूत्र विधि लंबी पड़ती है। गुणनखंड विधि बहुत आसान है और बहुत छोटी जगह में होने वाली है। देखो मैंने बोला दिया हुआ समीकरण क्या है, तो हमने बोला दिया हुआ समीकरण क्या है, तो उसको देख लेते हैं एक सेकंड को। दिया हुआ समीकरण है वर्गमूल 2x का स्क्वायर जमा 7x माइनस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, यही होता है। एक चीज याद रखना कि हम क्या करते हैं, रफ में लिख लो इस चीज को, ठीक है, रफ में लिख लो इस चीज को, मैं आपको रफ में लिखवा देता हूँ रफ में। हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद, इसको पूरा करना होता है थर्ड पद से, ठीक है, कैसे थर्ड पद से। इस चीज को याद रख लें आप, पहले पद को थर्ड पद से गुणा करना है, यानी पहले टर्म को थर्ड टर्म से। तो यहां देखो पहले टर्म कितने पद है इसमें, तो एक तो ये है, 2 ये और 3 ये है ना। तो मैंने बोला पहले को क्या करना है, आखिरी वाले से गुणा करना है। तो कितना है ये 2x स्क्वायर का जब हम गुणा करेंगे माइनस 5 वर्गमूल 2। ये मैंने आपको बताया कि रफ में काम चल रहा है पूरा, ठीक है, ये रफ में काम चल रहा है, आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आपको आइडिया देने के लिए है बस, ठीक है। करने को यहाँ पे भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पर एक आइडिया ले लो। मैंने बोला पहला क्वेश्चन है, जब भी हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पूरा टाइम देते हैं, सेकंड क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक। तो इसको आराम से समझो। मैंने बोला इसको इंटू करना है ना। आपने बोला ठीक है करते हैं। देखो ये वर्गमूल 2 ये वर्गमूल 2 से जब जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, और जब ये 2 कंप्लीट 2 जब इस 5 से गुणा करेगा तो कितना बनेगा, माइनस का 10 बनाएगा। कितना बनाएगा, माइनस का 10, और ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यानी कि जो मुझे संख्या आई है माइनस 10x स्क्वायर, इसे मुझे ऐसे तोड़ना है कि बीच में कितना है, जमा का 7x है, ठीक है, प्लस का 7x। मैंने बोला यार इसको कैसे तोड़े, तो हमने बोला इसको तोड़ सकते हैं बिल्कुल। हमने बोला यार सर देखो 5x को जब आप 2x से गुणा करोगे, 5x को करोगे 2x से गुणा करोगे तो 10x स्क्वायर बनेगा। ये x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, 5 दूना 10। अब मुझे यहाँ पे इस माइनस की फिल्म जमानी है और यहाँ पे इस प्लस की फिल्म जमानी है। देखो प्लस माइनस हुआ है, अगर प्लस माइनस हुआ है तो बड़ी संख्या का प्लस हमें समीकरण में दिखता है ना। अगर यहाँ प्लस दिख रहा है यानी कि बड़ी संख्या जो रही होगी वो प्लस की रही होगी, और जो छोटी संख्या वो काय की रही होगी, माइनस की रही होगी। ये हमने जमा दी इसकी पूरी फिल्म, ठीक है, ये हमने इसकी पूरी फिल्म जमा दी। और अब यहाँ से हमारा काम जो है वो
हमें हल करना है, इसे समझो। हमने बोला गुणनखंड तो हमने निकाल दिया रफ में, अब यहाँ समीकरण में भी तो जमाना है, हम समीकरण में जमाएंगे। देखो हमने बोला ये वर्गमूल 2x² ऐसा का ऐसा रहने दो, ठीक। मैंने बोला एक काम करो ना, मैंने बोला इसमें से मुझे कुछ कॉमन भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे पहले मैं 2 लूंगा, यहाँ मैं लूंगा 2, ठीक है, और यहाँ मैं लूंगा जमा का 5x माइनस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, खत्म बात, ठीक। अब यहाँ पे मुझको एक ये मिल गया टर्म, एक पद ये मिल गया। टर्म मतलब की होता है जहां से हम कॉमन ले सकें, जहां से हम क्या कर सके, कॉमन ले सके, ठीक है। तो एक तो मुझे यहाँ आगे एक मिल गया, एक पीछे मिल गया, है ना, ठीक है। रफ मिला, ये मिटा दे, रफ वाला मिटा देते ताकि आप समझ जाए और अच्छे से जगह मिल जाए, है ना। मेरे देखो इसमें से क्या होता है, वर्गमूल का जब भी हम बात करते हैं, अगर मैंने लिखा है 2 का क्या लिखा है, रूट लगा है, रूट का बच्चे मतलब बस इतना होता है कि इसकी घात कितनी है, 1/2 है, कितनी है, 1/2 है। अगर 2 की घात 1/2 लगी यानी कि उसका कितना चढ़ेगा, वर्गमूल लगेगा, यानी रूट लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। मैंने बोला यार यहाँ से अगर मैं वर्गमूल 2 को निकाल लो कॉमन, क्या निकाल लो, वर्गमूल 2 को कॉमन, तो यहाँ से आएगा तो यहाँ तो खाली हो जाएगा, x² बचेगा ऐसा कैसा, ठीक। पर यहाँ पे जो 2 था उसकी घात कितनी थी, 1 थी, आधी चली गई, बची कितनी, आधी, और जैसे ही आधी बचती है यानी √2 आता है वहां पे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। एक काम और भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे x भी तो कॉमन निकाल सकता है, यहाँ से हम x भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो x और ले लो यहाँ से कॉमन, यहाँ से x जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस √2। आहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंदर माइनस है, यहाँ पर माइनस में बोले प्लस का 5 कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, x और माइनस का वर्गमूल 2 बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, खत्म। अब फिर से पूरे समीकरण में से ये फिर कॉमन निकल सकता है, देखो फिर से कॉमन निकल सकता है क्या, अगर निकल सकता है तो उसको निकाल के पहले एक अलग करो। मैंने बोला क्या, अलग कर देते ऐसे, ये हो जाएगा वर्गमूल 2x प्लस का 5, एक हमारा गुणनखंड ये बना, एक बना x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0, 2 बन गए। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि वहां हमको प्लस माइनस के लिए दोनों बार फॉर्मूले को खोलना पड़ रहा था, यहाँ हम दोनों गुणनखंडों को अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले गुणनखंड से शुरू करते हैं, इस वाले से। मैंने बोला जैसे हम बोला 2x जमा 5 बराबर 0, इसका मतलब हो गया कि वर्गमूल 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 5, है ना। और अगर मैं x की यहाँ से बात करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 5 बटे वर्गमूल 2। तो x का एक मान तो आपके आंखों के सामने है, दूसरा देखो क्या आएगा x का मान, तो मैंने बोला x का जो मान आएगा वो आएगा, दूसरे गुणनखंड को पहले 0 के बराबर रखेंगे, यही होगा, फिर x को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो ये है मेरा दूसरा मान, ठीक। ये था आपका पहला मान, ये था आपका दूसरा मान, ये है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। गलत हो गया कैसे काम करती है देख लिया, कि पहले हम क्या करते हैं, एक समीकरण को क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं, पहली जो पद है उसको तीसरे पद में गुणा करते हैं, फिर उसको ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या है, गुणा करने पे वो वाली संख्या है जो गुणा उस पे आ रही है, गुणा करने पे, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलता हूं इस वाले क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी बनेंगे, जैसे कि आपको बता देते हैं, बोलेगा सिद्ध करें कि समीकरण
समीकरण द्विघात समीकरण है। इस चीज को याद रखें, ठीक है। सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। कुछ भी प्रश्न आ सकता है, पर सिद्ध करने को भी क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके के भी क्या हो सकते हैं, आपको प्रश्न आ सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को देख के आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज है। इस क्वेश्चन को हल करो, 1 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा बड़े आते नहीं। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, x² - 2x यही है, बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 - x, यही है, x² - 2x बराबर -6 + 2x। खत्म बात, है ना। ठीक है, देखो क्या करना होता है, पहले समीकरण जमाना होता है ना। सबसे पहले तो समीकरण जमाएंगे। हमने बोला समीकरण जमा दो। देखो ये x² - 2x, इसको यहां लाओगे तो ये भी माइनस का 2x, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। यानी कि x² माइनस माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके के भी प्रश्न क्या हो सकते हैं, आपको आ सकते हैं। गुणनखंड विधि से हम इसको कर रहे थे, चाहे तो आप गुणनखंड विधि से भी इसको कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, -6 प्लस का इधर आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। इसको अब तो इसको मैं आपको एक काम करूं, सूत्र विधि ठीक, और गुणनखंड विधि, ये दो से आप इसको सॉल्व करें। साथ में ही आप इसके अंदर क्या देखें, वियुक्त कर निकालें, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्राकृति, ये भी निकालना है। ठीक है, बिल्कुल करें आराम से, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है ये, नॉर्मल से ही, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यही मेरे को डाउट था कि कुछ छूट रहा है, वो यही था। कई बार ऐसा होगा कि आपको k का मान और m का मान ये देखने को मिलेंगे पेपर में, जैसे कि इसमें आ गया। ठीक है, तो k का मान निकालने के लिए एक चीज याद रखना, अभी तक हमने क्या देखा है, हमने मूल्य निकालना देखा है। क्या निकालना देखा हमने, मूल्य निकालना देखा। मूल्य निकालने का तो हमें कई विधि पता है। जब भी अगर हम गुणनखंड की बात करें तो काय का मान आएगा, x का मान निकलेगा। अगर हम सूत्र विधि की बात करें तो x का मान निकलेगा। पर यहाँ जो k है, k का मान कैसे निकले, ये तो गुणांक है, काय का, x का गुणांक है। तो इसके जो मान होता है निकालने का हमें सीधा जो तरीका पता है। ध्यान से देखोगे तो ये पूरा समीकरण काय के बराबर रखा है, 0 के बराबर रखा है ना। इसका सीधा मतलब ये है कि जो d बराबर है मेरा, वो काय के बराबर है, 0 के बराबर है। और मुझे निकालना क्या है, k निकालना है। ठीक है, 20 में आया हुआ प्रश्न है, देख लो और अच्छे से समझ लो। एक ही बार बताऊंगा, बार बार इसे बताने की ये क्वेश्चन की जरूरत है नहीं। ठीक है, पूरा समीकरण काय के बराबर रखा है, 0 के बराबर रखा है। जैसे 0 के बराबर रखा तो d आपस में अपने आप ही क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। और d का ही फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसको मैं डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, हाँ या ना। मैंने बोला b का, जब मैं बात कर रहा हूँ तो b का स्क्वायर, यानी मतलब क्या हो रहा है, -k का स्क्वायर, यही हो रहा है, -4 इंटू a का मान कितना है तो आपने बोला 2 है, c का मान कितना तो आपने बोला 3 है। खत्म बात, बराबर 0।
बराबर कितना 0। के का स्क्वायर तो देखो माइनस तो हट जाएगा स्क्वायर में, यही बचेगा माइनस 4 दूनी 8 या 24, कितना हो रहा है ये माइनस का 24 हो जाएगा, बराबर कितना 0। उधर उधर ले जाओ तो के का जो मान आएगा यहाँ माइनस का था तो उधर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और अगर मैं के का मान यहाँ से निकाल लूं तो आएगा वर्गमूल 24, ये है के का मान। इसको और चाहो तो तोड़ सकते हो, जैसे कि 2 गुणा 2 में इसको आप तोड़ लोगे और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स आप बना सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 इस तरीके से, और इसमें से क्या निकाल सकते हो 2 कॉमन निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि के का अगर मान कुछ इस तरीके से निकालना चाहूं मैं, उस 24 को तोड़ो तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24, यानी जो के का मान मेरे पास में आया वो आएगा प्लस माइनस में 2 वर्गमूल 6, यानी के का देखो द्विघात समीकरण है तो मूल्य तो 2 ही आएंगे, चाहे जो हो जाए मूल्य कितने आएंगे 2 ही आएंगे। तो यहाँ पे मूल्य एक पॉजिटिव के लिए आप लोगे तो पॉजिटिव के लिए अगर के का मान लोगे आप तो क्या आएगा ये आएगा, और अगर आप माइनस के लिए लोगे के का मान तो ये आएगा, ठीक, एक ही है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो हमको मिस नहीं करनी है। हमेशा ही जब भी आप द्विघात समीकरण आप हल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूल कितने निकलेंगे, के का मान कितना निकलेगा 2 निकलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सपेक्टेड है, इसे आप सॉल्व करें क्योंकि एक्सपेक्टेड है मुझे लग नहीं रहा है, पर हाँ करें आप इसे सॉल्व, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए ही यहाँ पे दिया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को आप देखें, इसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो के स्क्वायर माइनस 3 और ये है माइनस का 10, ठीक है। गुणनखंड विधि से कर रहे थे, रफ में लिखेंगे सबसे पहले, और आपको रफ में आइडिया लगेगा पहले, तो सबसे पहले तो आपको आइडिया लगना जरूरी है, सवाल होना हो वो दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे बोले पहली संख्या को क्या करते हैं तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, तो तीसरी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो -10 है तीसरी संख्या, यही है। दोनों को गुणा करने पे क्या बना माइनस का 10x² बनी, खत्म बात। अब मैंने बोला इसको तोड़ो, हमने बोला 5 और 2 में तोड़ दिया हमने 5x और 2x में, यानी x मिला के x², 5 दूना 10, ठीक। अब मैंने बोला मुझको जो हिसाब किताब बिठाना वो माइनस का बिठाना है। समीकरण में अगर माइनस है बीच वाली संख्या में तो बड़ी संख्या में आंख मूंद के माइनस लगा देना, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे सिस्टम बिठाओ, मैंने बोला यार बड़ी संख्या में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, अगर इसको माइनस करता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस ही रहने दो। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 x² बन गया, बैठ गया हमारा कैलकुलेशन। हमने बोला ठीक है, समीकरण दिया है हमें जो भी समीकरण दिया है, ठीक है। 21 में पूछा हुआ प्रश्न है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला x² माइनस, अब यहाँ पे हमको समझने वाली बात ये है कि भाई मैं क्या आगे पीछे रखूं। मैंने बोला 2 को आगे रख भाई, 5 को पीछे रख, क्योंकि 5 और 10 में से कॉमन निकालने में 2 आसानी से निकल जाएगा। मैंने बोला यार ये प्लस का 2x है आगे और पीछे माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0 है। मैंने बोला कुछ इसमें से कॉमन निकाल, कुछ इसमें से कॉमन निकाल, दोनों में से कुछ ना कुछ रखकर कॉमन निकाल। मैंने बोला यार दोनों में कॉमन, पहले वाले में तुमको x कॉमन दिख रहा है तो x + 2, दूसरे वाले में से क्या कॉमन निकालो, तो मैंने बोला माइनस का 5 अगर कॉमन निकालूंगा ना तो सेम टू सेम यही बन जाएगा। मैंने बोला माइनस का 5 कॉमन निकाल ले तो ये भी बराबर सेम टू सेम बन गया, है ना। मैंने बोला फिर से भाई पूरे समीकरण में से कॉमन निकल सकती है कौन सी टर्म, ये वाली टर्म।
भाई पूरी की पूरी समीकरण में से क्या हो सकता है, ये कॉमन निकल सकता है। तो मैंने बोला ठीक बात है, एक बार ये कॉमन आ गया, एक बार ये कॉमन आ गया, ठीक बात है। अब यहां से फिर से वही चीज, दोनों गुणनखंडों को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो मैंने बोला पहला गुणनखंड को मैं 0 के बराबर रखा, तो x का जो मान है मेरे पास में कितना है, -5। तो पहला मूल्य तो ये है मेरा, खत्म। दूसरा मूल्य देखो, दूसरा मूल्य देखो कितना है, तो x + 2 बराबर कितना है, 0। x बराबर माइनस कर दो, ये है मेरा मूल्य नंबर 2, ठीक है। ये क्या है, मेरा मूल्य नंबर 2। इस तरीके से हमें पता चलता है, इस तरीके से पता चलता है हमें कि ठीक है। तो ये थे हमारे मूल्य। अच्छा, इसी में ही हर क्वेश्चन में आपको ये चीज याद रखना है कि आपको एक सिस्टम फॉलो करना है। एक सिस्टम आपको हर क्वेश्चन के साथ में, सारे क्वेश्चंस के साथ में, विथ ऑल क्वेश्चंस में लिख देता हूं यहाँ पर, विथ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। सभी प्रश्नों के साथ, सभी प्रश्नों के साथ, ठीक है। आपको स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप फॉलो क्या करनी है, सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी से आपको क्या निकालनी है, तो आपको मूल्यों की प्रकृति जांचनी है। क्या जांचनी है, मूल्यों की प्रकृति जांचनी है। मूल्यों की प्रकृति जांचने के बाद जस्ट तुरंत बाद आपको उसी प्रश्न को सूत्र विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, सूत्र विधि से हल करना है। सूत्र विधि से हल करने के बाद आपको वही प्रश्न को गुणनखंड विधि से हल करना है। उसी क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। आप इन स्टेप्स को अगर फॉलो करते रहे तो इस चैप्टर से तो कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर जाने वाला है, और आप भी ऐसा कुछ छोड़ के आने के मूड में मुझे नहीं लगता है कि आप छोड़ के आ पाएंगे। अगर आप मन बना के भी जाएंगे कि सर हम ये छोड़ दे, तो भी आप नहीं छोड़ पाएंगे, बिल्कुल। पर हाँ, आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बढ़िया क्वेश्चन। मैंने बोला पहली संख्या को तीसरी संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। करो, कितना हो रहा है, 12x², यही हो रहा है। इसको तोड़ोगे तो देखो 3 चौके 12 होता है। क्या होता है, 3 चौके 12। और इनको आपस में घटाओगे, जोड़ोगे या घटाओगे तो बीच का क्या हो रही संख्या, 1 आ जाएगी बीच में, ठीक है। पर बीच में क्वेश्चन में देखो बीच वाली संख्या क्या की है, जो धनात्मक है, तो बड़ी संख्या में क्या लगेगा, धनात्मक। छोटी संख्या यहाँ पे माइनस, छोटी संख्या ऋणात्मक के साथ में x है सके, ऐसे दोनों के साथ में, ठीक। गुणनखंड निकल गए भाई, ठीक बात है। रख दो समीकरण में। 22 में आया वो प्रश्न है, इंपोर्टेंट भी है इस साल। आगे बढ़ो, देखो 2x² प्लस अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जमाना पड़ेगा। मैंने बोला पहले तो मैं 4x रखूंगा यहाँ पे, फिर -3x और -6 बराबर 0, खत्म। मैंने बोला ये है 2x² प्लस 4x। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला यार एक काम करो ना, इस पूरे में से कॉमन और इस पूरे में से कुछ कॉमन निकालो, और ऐसा कॉमन निकालो कि दोनों में ही कुछ ना कुछ कॉमन बच जाए। मैंने बोला यार देखो ज्यादा तो मेरा दिमाग चल नहीं रहा, पर मैंने बोला इसमें से 2x कॉमन ले सकता हूं मैं।
ज्यादा दूर का दिमाग, गुणनखंड विधि के अंदर हमको ज्यादा दूर का दिमाग नहीं लगाना होता है, ज्यादा दूर का दिमाग नहीं लगाना होता है। इस इनिशियल फेज में देखते चलो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बस अपने आप ही रास्ता बनता चला जाता है। ठीक है, 2x इसको मेंटेन करो। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x, और यहाँ से x पूरा बाहर, 4 में से 2 चले गया तो बचेगा कितना 2, खत्म बात। अब मैंने बोला इसको भी सेम टू सेम मेंटेन करो। मैंने बोला यार इसमें तो मैं माइनस का 3 अगर ले लूं कॉमन, तो देखो यहाँ से 3 गया तो x बचा, माइनस का यहाँ से माइनस का 3 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, बराबर 0। देखा, मैं वही बोल रहा था कि बस आप मेंटेन करते चलो, इनिशियल फेज को क्या होता है मैच होते जाता है। फिर से आपने बोला कि मैं इस पूरे दोनों को ही कॉमन ले लूंगा, तो क्या बच रहा है अंदर 2x माइनस 3, यही बचेगा। फिर से वही करेंगे हम, दोनों के ही बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है यहाँ पे, तो एक बार 2x x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, यानी x का जो मान आएगा माइनस का 2, और इसको देखोगे तो ये हो रहा है 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि जो 2x बराबर 3 और x का जो मान आएगा 3/2। ठीक, तो ये है x का पहला मूल्य, ये है समीकरण का दूसरा मूल्य। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। देखो जब भी इस चैप्टर से प्रश्न बनेंगे तो समीकरण से बनेंगे और विधियों से बनेंगे, पर कुछ चीजों को आप हल्के में ना लें। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो मैंने इस स्लाइड में डाले हैं, और उम्मीद करता हूं आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है और क्या नहीं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है। हर प्रकार के प्रश्न मैंने एक सोचा है कि एक आपको करवा दो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट उस चीज का क्लियर हो जाए कि हाँ ये प्रश्न आएगा तो इस तरीके से होगा। ठीक, बिल्कुल मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं हूं, है ना, और मैं चाहता भी नहीं कि आप लोग रहें। ठीक है, मैं आपको भी नहीं चाहता कि आप लोग रहें, और ना मैं रहना चाहता हूं। तो वही चीज के लिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है, गुणनफल 182 है। देखो 2 संख्याएं ज्ञात करना है। मैंने बोला यार फर्स्ट संख्या मान लो, यानी FT फर्स्ट संख्या, रफ में लिख रहा हूं ना मैं, ये सब एक काम करो, रफ में मैंने मान लिया कि यार पहली संख्या तो x है, दूसरी संख्या मैंने मान लिया x प्लस 1 है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ये बना रहा है x प्लस 1 बराबर कितना है, 27 है, यानी 2x बराबर 27 माइनस 1, यानी कि x बराबर 26/2। ये रफ में चल रहा है बस, है ना, यहाँ पे रफ लिख लो, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रफ में क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यानी x का जो मान आ गया वो 13 आ गया। क्या गया, x का मान 13 आ गया, और दोनों का क्या है, गुणनफल कितना है 182, यानी कि मैंने लिखा x और x प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है 182। तो इसका x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर, फिर x का x में करोगे तो प्लस x, और ये माइनस का 182 बराबर 0। ठीक, अब यहां से फिर से क्या होगा, फिर से वही मूल्य निकलेंगे, वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, तो चाहे तो आप इसको, मैंने क्या करा, आपको रफ में का आइडिया दिया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। करें सॉल्व। देखो मैंने बोला पहली संख्या, एक काम करो इस तरीके से भी लिख के देखते हैं आज कुछ अलग तरीके से। मैंने बोला फर्स्ट संख्या बराबर कितनी, x है। दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर x प्लस 1 है। ठीक है जी, प्रश्न के अनुसार देखो x प्लस 1 बराबर कितना 27, इसको हल करोगे तो हो जाएगा 2x बराबर 26, x बराबर 13।
ठीक, तो पहली संख्या तो भाई कितनी है 13, दूसरी संख्या क्या बनेगी 14 बनेगी, खत्म बात। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पता नहीं वो दूसरा वाला इन्होंने क्यों दिया है। अगर पहली संख्या 13 हो रही तो दूसरी संख्या 14 होगी, है ना। और हाँ देखो पहली संख्या कितनी, अगर फर्स्ट संख्या बराबर x है तो x का मान कितना है 13। मैंने बोला सेकंड संख्या, क्या बोला मैंने, सेकंड संख्या बराबर क्या है, सेकंड संख्या तो आपने बोला 182 है, सॉरी सेकंड संख्या जो है वो है x प्लस 1, ठीक है। तो 13 प्लस 1 यानी जो सेकंड संख्या है वही 14, ठीक है। और अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये वही दो संख्याएं हैं जिनको मिला के ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो ये वही दो संख्याएं हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 13 गुणा 14 कर लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। करके बता दें आपको, हाँ देखो करके बताते हैं, रुको क्यों भाई, एक सेकेंड कहाँ गया भाई। हमारे पास में इसमें कुछ है वीआईपी सिस्टम, हम उसको आपको दिखाना चाह रहा हूं, चलो खैर कहीं होगा पता नहीं, अभी मिल नहीं रहा है। देखो 3 चौक 12, 2 हासिल आया 1, 4 और 1 5, ठीक है जी। इसको करोगे तो हो जाएगा 13, तो ये 2 5 3 8 और 1 182, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। सेकंड वाला करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर सेकंड वाला करने की जरूरत पड़ती तो देखो कैसे होगा। पहली संख्या क्या है तो आपने बोला पहली तो x है, दूसरी क्या है तो आपने बोला x प्लस 1 है, और इन दोनों का जो योग है वो 182 बन रहा है। मैंने बोला ठीक है, x का गुणा अंदर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर से गुणा करोगे तो x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आके वहां पे प्लस का था यहाँ माइनस का, बराबर कितना रख दिया 0 रख दिया। अब चाहे तो इसको आप सूत्र विधि से करो, विधि से मैं लिखवा देता हूं आपको, और आप गुणनखंड विधि से करो, विधि से। इसके साथ में बोनस में डी भी निकालो, मूलों की प्रकृति भी निकालो, ठीक है, ये सब भी निकालो बोनस में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है और बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। आयु वाला प्रश्न क्या लिखा है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैंने बोला ठीक बात है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है। एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखते जाओ। इससे पहले हमने क्या माना था, हमने x और x प्लस 1 माना था, इसमें भी ऐसे करो। मैंने बोला यार जो फर्स्ट पहला मित्र है, आप लोगों तो फर्स्ट दोस्त, जो फर्स्ट पहला दोस्त है उसकी आयु मान लो x, और जो दूसरा दोस्त है उसकी आयु मान लो x प्लस 1। हमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि वो इससे बड़ा है, वो इससे 4 साल छोटा है। जब नहीं दिया है तो नहीं मानेंगे, ठीक है, मैथ्स में ऐसे ही होता है, जब नहीं दिया है तो नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर हमने बोला प्रश्न के अनुसार क्या बन रहा है, रफ में सिखा रहा हूं, आप पहले पूरा लिखेंगे। माना कि पहले दोस्त की आयु x है, दूसरे दोस्त की आयु क्या है x प्लस 1 है। फिर प्रश्न के अनुसार कितना बन रहा है, दोनों का योग कितना है 20 है। मैंने बोला ठीक बात है, x प्लस 1 बराबर कितना हो रहा है 20 हो रहा है। यानी कि
ये हो जाएगा 2x प्लस 20 माइनस 1, 2x बराबर 19 और x बराबर 19/2। ठीक, तो 9 दूनी 18 होता है, यानी 9.5। तो x का जो मान आ गया वो आ गया 9.5 वर्ष। और जब x का मान 9.5 वर्ष है तो दूसरे दोस्त का कितना होगा? तो दूसरे दोस्त का, मैंने बोला पहले दोस्त का, जो फर्स्ट दोस्त है, दोस्त उसका कितना है x, और x का मान कितना है 9.5 है। ठीक है, दूसरा दोस्त, अगर मैं सेकंड दोस्त की बात करता हूँ, दोस्त की, तो आप बोलोगे यार 9.5 तो ये है ही, इस पे 1 साल और ज्यादा है वो, तो ये हो जाएगा 10.5 साल। ठीक, कितना हो जाएगा 10.5 वर्ष। ये है इसका पूरा सिस्टम। ठीक है जी। और अगर चाहो तो क्या हो रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा, तो इससे भी करने का आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो क्या बात चल रही है, 4 वर्ष पूर्व, यानी कि जो पहला दोस्त है, ठीक, उसकी आयु गुणा दूसरे दोस्त की आयु, दूसरे दोस्त की आयु, इनका क्या करना है, गुणनफल करना है। पर कितने साल पहले? 4 साल पहले। तो 4 साल पहले उनकी आयु कितनी, 4 साल घट जाएगी ना, 4 साल घट जाएगी, नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। तो आप बोलोगे x माइनस 4 और x माइनस 3, इन दोनों का आपस में गुणा करो और समीकरण बनाओ, देखें क्या बनता है। x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x, 3 चौके 12 प्लस का, ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर कितना, 0। ये है वो समीकरण है जिसको सॉल्व करने पे आपका जो मान आएगा वो यही आएगा, दोनों। ठीक है, तो इसे भी आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, एक तो आप सूत्र विधि से कर लें, सूत्र विधि से हल कर लें। ये मैं क्वेश्चन बस आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप एक एक बार बस प्रैक्टिस करें। कितनी बार? एक एक बार, क्योंकि आते नहीं है और आएंगे भी नहीं। ठीक है, सूत्र विधि से कर लें और गुणनखंड विधि से, गुणनखंड खंड विधि। ठीक है, बोनस में डी भी निकाल लेना। ठीक है, ये वो प्रश्न है, बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना आराम से। बस एक एक बार क्या करना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 क्रमागत पूर्णांक याद कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 होगा। देखो मैथ्स का जादू दिखा रहा हूं मैं तुमको। मैं हमेशा, देखो इसमें भी इसने कहा 2 संख्याएं लेना है। इससे पहले 2 दोस्त की भी 2 संख्याएं थी, उससे पहले भी 2 संख्याएं थी, पर हम संख्या चेंज नहीं कर रहे। हम पहली संख्या क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, दूसरी संख्या क्या ले रहे हैं, x + 1 ले रहे हैं। मान अपने आप भी बैठ रहा है, आप खुद देखो, आपको बताता हूं। आपने चीज गौर करी कि नहीं करी मुझे नहीं पता, पर आप यहाँ देखो, सॉरी इसके बाद वाले में देखो, इस प्रश्न में देखो। प्रश्न क्या था, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। संख्या हमने क्या ली थी, x और x + 1 आया ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था आयु है, 2 दोस्त हैं, उनकी कुछ आयु है, हमें नहीं पता, दोनों का योग कितना है 20। हमने बोला क्या लेना है, हमें x लेना है पहली संख्या, दूसरी क्या लेनी है, x + 1 लेनी है। देखो कुछ चेंज किया कि इसमें भी वही सेम चीज है, x और x + 1। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब इसको भी मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने बोला प्रश्न के अनुसार, मैंने बोला यार पहली संख्या देखो, मैंने बोला पहली संख्या, यहाँ पे 2-3 चीजें समझने वाली है, पर वो ये जो मैंने आपको बताया है ना कि पहली संख्या आप क्या ले, मैंने बोला फर्स्ट संख्या जो आप लेते हैं, पहली संख्या वो हमेशा x लें, और सेकंड यानी दूसरी, ठीक है, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखवा देते, चलो हटाओ। पहली संख्या आप हमेशा x ले लें, और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आप हमेशा x + 1 ले लें। ठीक है, हमेशा ले लें, ये दोनों, ये मैक्स है, मैक्स अपने आप वैल्यू सेट करेगा।
मैक्स का जो सॉल्यूशन वो अपने आप वैल्यू सेट करेगा, हम तो ये दोनों लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनका योग कितना है, योग आपने बोला है कितना है, वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 365 है। देखो इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर जमा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, ये है, खत्म बात। प्रश्न के अनुसार बताया, यहाँ पे लिख देना प्रश्न के अनुसार ये बन रहा है। फिर हमने बोला ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, आपको फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना 365। हाँ है ना, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, ये इन दोनों को मिला दो तो अगर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, वो पूरा उठ के यहाँ माइनस में आएगा, तो एक कम कर दो उसमें से, वो आएगा 365 माइनस का प्लस का एक यहाँ चल रहा है, और जैसे ये एक इसके अंदर जाएगा तो ये माइनस का 4 बराबर 0। ये बन गया समीकरण, ये बन गया क्या समीकरण। अब ध्यान से देखना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मैंने बोला गिनती लिखना शुरू करो, गिनती आती है, आपने बोला आती है, 1 2 3 4 5 और जहां तक आपको लिखनी 6 7 8 9 10। मैंने बोला कि अगर मैं 3 को x मानूं, इस चीज को समझना अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को, मैंने बोला अगर मैं 3 को x मानता हूं, ठीक है, पहले तो ये समझो कि ये सबके सब क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, और क्या है प्रमागत है, मतलब बढ़ते क्रम में है, यहाँ पर एक के बाद एक सततता है, इसके अंदर कंटिन्यूटी है। ठीक है मैंने बोला मैं 3 को अगर x मानता हूं तो 4 क्या होगा, x प्लस 1 होगा, है या ना यही होगा। मैंने बोला अगर मैं 1 को x मानता हूं, अगर मैं 1 को x मानता हूं तो 2 क्या है, x प्लस 1 है ना। अगर मैं 4 को x मानता हूं तो मेरे लिए 5 क्या है, x प्लस 1 है। यानी कि क्रमागत संख्या हमेशा कितने से बढ़ती है, 1 से बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद में इसको अगर थोड़ा सा, अगर आपको ये ज्यादा हैवी लग रहा है, संख्या बढ़ी है, तो पूरे समीकरण को क्या कर सकते हैं हम, 1/2 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या करो, 1/2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, देख नया समीकरण आपको मिलेगा, देखो 2 गुणा 2x स्क्वायर जमा 2/2x माइनस 364/2 बराबर 0। ठीक, तो क्या बन रहा है यहाँ देखोगे तो ये बन जाएगा 1x स्क्वायर, तो एक तो लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिखो x स्क्वायर प्लस x, और इसको देखोगे तो ये जाएगा मेरे पास में 182, हाँ 1682, हाँ 182 बराबर कितना 0। इसको तोड़े या फिर गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि से हो जाएगा, गुणनखंड विधि से कर लो, अगर ये हो जाए गुणनखंड विधि से, वैसे तो हो जाएगा, तो इससे हमने बोल दिया कि यार एक काम करो ना, हाँ ठीक है, सूत्र विधि से कर लो इसे, सूत्र विधि और गुणनखंड खंड, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक है, बोनस पॉइंट डी भी निकालना है इसमें। ठीक है, एक बोनस पॉइंट और ले लो, प्रकृति बता देना मुझे, प्रकृति निकाल देना, ये लो एक और बोनस ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ये क्वेश्चन और देख लो, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, फिर उसको इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, खत्म ही हो जाएगा, वैसे तो कुछ नहीं बच रहा है इसके बाद में, क्योंकि है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अगर इतनी है तो यदि कोण 13 है तो ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको त्रिभुज बना के ही समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये मेरा त्रिभुज है, समझते जाना, समझने के लिए ही बना रहे हैं उसको। ठीक है, मैं बोला उसको फिल कर दो ब्लैक से। हो गया, देखो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसका यहाँ पर कोण 90 बनता है, कितना बनता है 90 बनता है, की ऊंचाई ये
की ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर मैंने बोला यार ये अगर आधार है x तो इसकी ऊंचाई आधार से कितनी कम है, तो मैंने बोला 7 कम है। कितनी कम है? 7 कम। और कर्ण कितना है? 13। तो ये जो बनती है ये साइड को बोलते हैं कर्ण। कर्ण कितना है? 13 है। प्रश्न के अनुसार हमने पूरा फिगर जमा लिया। अब पर हमको यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए कि पहले भाई साहब हम इसको अगर नंबर दें तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तब हमें पता होना चाहिए दो अन्य भुजाओं का योग, दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि मुझे ये और ये ज्ञात करके बताना है। ठीक है, ये ज्ञात करके मुझे बताना है। पर अब कैसे याद करें, कैसे ज्ञात करें इसे, तो हमें कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जैसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि 13 का वर्ग करेंगे वो बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 के स्क्वायर के बराबर, यही होगा। इसका करोगे वर्ग तो ये हो जाएगा 169 बराबर x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही है, प्लस इसको करना शुरू करो। देखो x का x में करोगे तो कितना? x स्क्वायर माइनस का इसमें करोगे तो 749 का हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस 2 7 14 7 ये आएगा, खत्म। ठीक, अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। अगर आप बोलो तो अरेंज कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज कर देता हूं आपके लिए, चलो देखो। तो x स्क्वायर मिला के तो हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। ठीक, तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाओ, इसमें से कितना हो जाएगा? 120 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। खत्म बात। मैंने बोला यार खूब से खूब देखो, इसको अगर आपको समीकरण को और हल्का करना है तो पूरे समीकरण को 1/2 से गुणा कर दो। तो 1/2 से गुणा करने पर क्या होगा? 2/2x स्क्वायर माइनस 14/2x स्क्वायर, सॉरी x माइनस 120/2। खत्म बात, बराबर 0 है ना। तो नया समीकरण जो हमारे पास बन के आएगा वो आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना? 0। ठीक, तो 12 पंचे 60 ये होता है समीकरण। ये बन गया समीकरण। थोड़ी सी हिंट करूं, अगर बोलो तो कर देता हूं। ठीक है, देखो रफ में समझो इसको। ये कितना है? माइनस 60x स्क्वायर। इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर कितना है? माइनस 60 है और प्लस माइनस करने पर माइनस 7 है। तो मैंने बोला देखो ये 5 हो जाएगा, देखो 12 पंचे 60, अगर ये 5 हो जाए और ये 12 हो जाए, दोनों के साथ x भी चल रहा है, तो 12 पंचे 60 x स्क्वायर। अगर यहाँ पे जो संख्या है वो माइनस में है, यानी बड़ी संख्या जो रही होगी वो काय में रही होगी? माइनस में, और बाकी छोटी संख्या काय में? प्लस में। तो ये बन गया गुणनखंड। रख के सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, निकाल ले। देखो मैंने बोला यार एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो, माइनस। अब यहाँ पे मैंने देखा कि कैसे हम इसको रखें। मैंने बोला पहले 5x को रख दो, फिर माइनस 12x को रख दो, माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, खत्म। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो। मैंने बोला पहले वाले में तो सर x ही कॉमन है और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरे वाले में से क्या कॉमन निकाल सकते? मैंने बोला सर माइनस का 12 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है ना। अब मैंने बोला सर ये तो फिर से दोनों कॉमन निकल जाएंगे। आपने बोला ठीक है ना, तो निकाल दो, फिर निकल जाएंगे। तो क्या है अगर कॉमन निकल रहे हैं तो निकाल देते हैं। फिर क्या होता है भाई, दोनों को ही आपस में क्या करते हैं? अलग अलग रखते हैं। तो मैंने बोला x माइनस 5 को पहले 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान कितना आया? 5,
मैंने बोला यार सर 5 भी हो सकता है। फिर मैंने बोला x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, तो x का अगर मैं मान निकालूं यहाँ से तो 12 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? हाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब जब यहाँ प्लस आएगा तो उधर जाके क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, यानी ये माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो बच्चा आपको बता देगा, छोटे से छोटे बच्चे को भी आप बात करेंगे, पूछेंगे कि भैया दूरी काय में नापी जाती है, तो वो बताएगा आपको कि भैया धनात्मक संख्याओं में नापी जाती है, कभी ऋणात्मक में नहीं नापती है। अगर इस पेन की मैं लंबाई आपको बताऊं कि कितनी है, तो आप इसको कभी ये नहीं बोलेंगे कि -2 है, या फिर ये 4 इंच होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 4-6 इंच होनी चाहिए, है ना। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये -6 इंच है, आप क्या बोलेंगे, ये 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि सर जो मान वास्तविक मान है वो कितना है, 12 है। कितना है वास्तविक मान, 12 है। यानी कि वास्तविक मान अगर x का मान कितना आया, 12 आया है, तो जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, तो ये 12 पे 7 घटा के आएगा। कितना घटा के आएगा, 7 घटा के आएगा, हाँ या ना, यानी 5 लिख दो उसको, और क्या अगर लिखना है तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो बना है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक आम का बगीचा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, आएगा भी नहीं, बिल्कुल बेझिझक छोड़ के आना, कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। कल ही आपको अपलोड करवा दिया जाएगा ये वाला लेक्चर, कल या फिर परसों में वो वाला लेक्चर आपको अपलोड करवा देंगे। तब तक के लिए जय।